इस मूवी की स्टार्टिंग एक छोटी बच्ची यियोन से होती है। यियोन का बाप उसकी छोटी उम्र में ही मर गया था और उसके कुछ अरसे बाद ही उसकी माँ भी मर गई। इस तरह यियोन इस दुनिया में अकेली रह गई। अपनी माँ की मौत पे उसने खुद से वादा किया कि वो खुद को इस काबिल बनाएगी कि वो जिंदगी में किसी पे डिपेंड ना करे और एक कामयाब औरत बनकर दिखाएगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि उसने अपना वादा पूरा किया और आज वो एक कामयाब वकील है। वो इतनी कामयाब और कॉन्फिडेंट लॉयर थी कि वो किसी किस्म का भी केस लेते हुए डरती नहीं थी और आज तक वो किसी केस में हारी भी नहीं थी। एक दिन एथिकेट ग्रुप, जो कि बहुत बड़ा बिजनेस ग्रुप था, उसका ऑनर अपने बेटे का केस उसके पास लेकर आता है और पता चला कि उसके बेटे ने किसी लड़की के साथ बदतमीजी की है और वो यियोन से चाहता था कि वो उसके बेटे का केस लड़े। केस लेने पर यियोन समझ गई थी कि ये लड़का गिल्टी है, लेकिन इस केस की भारी कीमत ने उसे मजबूर कर दिया ये केस लेने पर। ट्रायल से पहले वो लड़की के पेरेंट्स को थ्रेट करती है और उनसे कहती है कि अगर वो ये केस जारी रखेंगे तो वो लड़की को बदनाम कर देगी। क्योंकि वो गरीब लोग थे इसलिए वो यियोन से डर गए थे और इस डर की वजह से उन्होंने केस वापस ले लिया। उसकी महारत को देखकर चेयरमैन ने उसे मजीद काम करने की ऑफर की। इस दफा उसने उसे एक स्लम खाली करने के लिए हायर किया क्योंकि वो वहाँ पे एक कमर्शियल अपार्टमेंट बनाना चाहता था। इससे पहले कि यियोन उसकी ऑफर का कोई रिप्लाई करती, उसने एक महंगी गाड़ी और एक प्लेटिनियम कार्ड उसको ऑफर कर दिया। ये सब देखने के बाद यियोन ने फौरन ही केस लेने की हामी भर ली। इसके बाद हम यियोन को उसके लग्जरी अपार्टमेंट में देखते हैं जहाँ वो अकेली रहती थी। अब वो तैयार होकर अपनी नई गाड़ी में उस जगह जाने लगती है जहाँ उसके माँ बाप दफन थे। वापसी पर वो बहुत ही हाई स्पीड पे ड्राइविंग कर रही थी कि अचानक एक बिल्ली उसके रास्ते में आ जाती है, जिसे बचाते हुए उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी गाड़ी नीचे जा गिरती है। नेक्स्ट सीन में जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को हेवन में पाती है। अपने आप को मरा हुआ देख के वो हैरान हो जाती है और रिसेप्शनिस्ट के पास जाके उसे अपना बर्थ कार्ड दिखाती है और जब रिसेप्शनिस्ट उसका कार्ड देखती है तो पता चलता है कि वो तो यहाँ गलती से आ गई है। उसकी जिंदगी के अभी 50 साल बाकी थे। रिसेप्शनिस्ट फौरन से इस बारे में डायरेक्टर किम को बताती है। उसके बाद डायरेक्टर किम उससे माफी मांगते हैं और उसे बताते हैं कि ये सब गलती से हो गया है। वो यियोन से कहते हैं कि वो उसे दुनिया में वापस भेज सकते हैं, लेकिन इस दफा उसे एक हाउसवाइफ के रूप में जाना पड़ेगा क्योंकि वो हाउसवाइफ जिसका नाम कैंग है वो मर चुकी है और इस तरह कुछ टाइम गुजरने के बाद उसके लिए एक नई बॉडी तलाश कर ली जाएगी। पहले तो यियोन हाउसवाइफ बनने से इनकार कर देती है, लेकिन जब मिस्टर किम उसे बताते हैं कि दुनिया में वापस जाने का बस यही एक तरीका है तो आखिरकार वो मान ही जाती है। इसके बाद यियोन की आंख एक छोटे से अपार्टमेंट में खुलती है और ये एक इंतहाई मिडिल क्लास टाइप अपार्टमेंट था और जैसे ही वो अपनी हालत शीशे में देखती है तो वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है क्योंकि उसकी शक्ल मुकम्मल तौर पर बदल चुकी थी। उसकी चीखें सुनकर उसका हस्बैंड संगहुआन भी वहाँ आ जाता है। उसे देख के वो और भी ज्यादा चीखने लग जाती है। पहले शॉक के बाद जब उसे होश आता है तो वो पिक्चर्स देखती है तो उसे पता चलता है कि अब वो कैंग की जगह आ चुकी है जो कि असल में मर चुकी है। इसी के साथ उसे ये भी पता चलता है कि उसके 2 बच्चे हैं, जिनमें से एक टीनेज गर्ल जिसका नाम हैन्यूल है और छोटा बेटा जिसका नाम हारू है। हारू उसके पास आता है और उसे जिद करता है कि वो उसे स्कूल बस तक छोड़ के आए। अगरचे वो अब तक शौक में थी, लेकिन बच्चे के जिद करने पे वो उसे बस स्टॉप तक छोड़ने चली जाती है और उसके बाद जब वो घर वापस जाने लगी तो उसे उसके कुछ दोस्तों ने घेर लिया। उसके बाद वो उसे पार्ट टाइम जॉब पे ले गई जहाँ यियोन को बिल्कुल नहीं पता था कि काम कैसे किया जाता है। यहाँ ये भी पता चलता है कि यियोन की फैमिली एक फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार है। इसके बाद तमाम औरतें एक रेस्टोरेंट में जाती हैं और वहाँ जाके यियोन को छेड़ती हैं कि किस तरह उसने 18 साल की उम्र में संगहुआन से शादी कर ली थी। अपनी दोस्तों की बातें सुनने के बाद वो थोड़ा पजल हो जाती है और रिलैक्स करने के लिए वॉशरूम में जाती है। तभी वहाँ मिस्टर किम नमूदार हो जाते हैं और उसे कहते हैं कि वो किसी भी तरीके से संग की लाइफ को चेंज करने की कोशिश ना करे, बल्कि कोशिश करे कि वो किसी तरीके से इस जिंदगी को अडॉप्ट कर ले। लेकिन यियोन के लिए एक मिडिल क्लास होके रहना बहुत डिफिकल्ट था। इसके बाद वापसी पे वो एक सुपर मार्केट में जाती है जहाँ वो कुछ एक्सपेंसिव फूड आइटम्स और कुछ और लग्जूरियस चीजें खरीदती है। लेकिन जब वो पेमेंट देने के लिए कार्ड देने लगती है तो पता चलता है कि कार्ड की लिमिट एक्सीड कर गई है। रात में जब संगहुआन उसके पास आने की कोशिश करता है तो उसके अंदर का वकील जाग जाता है। वो उसे गुस्से में कहती है कि उसने एक अंडर एज लड़की से शादी की और उससे बच्चे भी पैदा किए, इसलिए वो उसे सजा दिलवाएगी। संगहुआन उसकी ये बातें सुन के हैरान रह जाता है और इसके बाद यियोन लिविंग रूम में जाके सोफे पर सो जाती है। अगले दिन यियोन अपने पुराने अपार्टमेंट में जाती है और वहाँ जाकर अपना VIP कार्ड लेती है। उसके बाद वो एक बुटीक में जाती है और वहाँ से कीमती कपड़े खरीदती है, लेकिन जब वो पेमेंट करने लगती है तो कार्ड पर कैंग का नाम जाहिर होता है। उसके अलावा उसके सिग्नेचर्स भी कार्ड होल्डर से नहीं मिलते थे, इसलिए कैशियर को उस पर शक हो जाता है, लेकिन आखिरकार वो उसे बगैर कुछ कहे जाने देती है। नेक्स्ट सीन में संग काम से वापस आता है और पहले वो यियोन को सॉरी कहता है सुबह की लड़ाई के लिए और फिर उसे याद दिलवाता है कि असल में उसी ने उससे छोटी उम्र में जबरदस्ती शादी की थी। उसके बाद जब वो कमरे में जाता है तो इंतहाई कीमती कपड़े देखकर हैरान रह जाता है। इससे पहले कि वो अपनी बीवी
बेरी से इन कीमती कपड़ों के बारे में पूछता, वहाँ पुलिस ऑफिसर्स पहुँच जाते हैं और उसे अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। दरअसल पुलिस को शक था कि हियोन के पास ये प्लेटिनियम कार्ड उसने चोरी किया है, लेकिन इस मौके पर उसका शौहर उसका साथ देता है और उन्हें कानून के मुख्तलिफ पॉइंट्स बताता है और उनसे ऐसे बात करता है जैसे वो भी कोई वकील हो। यहाँ हमें पता चलता है कि संग भी पहले लॉ का स्टूडेंट रह चुका है और फिर कुछ उसके माली हालात की वजह से उसको अपनी डिग्री बीच में छोड़नी पड़ गई थी। यहाँ वो ये झूठ भी बोलता है कि उसके एक दोस्त ने उसके माली हालात की वजह से ये कार्ड उसके पास रखा था ताकि वो अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस ठीक कर सके। अगरचे पुलिस को इस बात पे यकीन नहीं था, लेकिन कोई प्रूफ ना होने की वजह से वो हियोन को वहाँ से जाने देते हैं। पुलिस स्टेशन से बाहर आके संग उससे पूछता है कि क्या उसका किसी से अफेयर है, लेकिन हियोन फौरन इनकार कर देती है और संग उसकी बात का फौरन यकीन कर लेता है और उसके बाद उसके बालों को प्यार से छेड़ता हुआ वहाँ से चला जाता है। हियोन के बालों को आज तक किसी ने इस तरह नहीं छेड़ा था, इसलिए उसको बहुत अच्छा लगता है। अगले सीन में मिस्टर किम दोबारा नमूदार होते हैं और उसे 2 दिन में अच्छी भली शादीशुदा जिंदगी खराब करने पर डांटते हैं। जाने से पहले वो उसे याद दिलाते हैं कि अब यही उसकी फैमिली है, इसलिए बेहतर है कि वो इन्हें अडॉप्ट करने की कोशिश करे और अगर वो ऐसा करने में नाकाम रही तो मजबूरन उसे अपने साथ उन्हें ले जाना पड़ेगा। अगले दिन संग के ऑफिस में एक पार्टी थी और वो हियोन को अपने साथ उस पार्टी में चलने को कहता है। पहले तो हियोन इनकार करती है, लेकिन जब उसे मिस्टर किम की बातें याद आती हैं तो वो मान जाती है। पार्टी में हियोन उसी तरह ड्रेस पहनती है और स्टाइलिंग करती है जिस तरह वो अपनी पहली जिंदगी में करती थी और उसे इस तरह तैयार देख के संग इंतहाई हैरान रह जाता है। उसके बाद वो उसे अपने चीफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से इंट्रोड्यूस करवाता है। इस मौके पर संग अपने ऑफिसर को अपने नए प्लान यानी सबवे पर बैरियर लगाने का बताता है। उसी मौके पर उसका बॉस चोई भी वहाँ आ जाता है और वो संग के प्लान को बेकार करार देते हुए फुटपाथ पे पैसा लगाने को कहता है। इस मौके पर हियोन अपने एक्सीडेंट को याद करते हुए अपने शोहर की हिमायत करती है और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को सबवे की राइट साइड पे रेलिंग लगाने पर आर्गुमेंट्स करती है और कहती है कि बैरियर से इंसानी जिंदगियां बचाई जा सकती हैं, जबकि फुटपाथ की डेकोरेशन का काम तो बाद में भी किया जा सकता है। उसकी बातें सुनने के बाद चॉय गुस्से में आ जाता है और डिनर के बाद संग को डांटता है कि उसकी बीवी ने उसकी मुखालफत कैसे की। संग हुआन उसकी सारी बातें बर्दाश्त करता है, लेकिन जब उसका बॉस उसकी बीवी को बिच कहता है तो वो उसे मुक्का मारता है। इसके बाद दोनों मियाँ बीवी एक पार्क में जाते हैं जहाँ संग हुआन बहुत ज्यादा ड्रिंक करता है। ड्रिंक करने के बाद वो जज्बाती हालत में कहता है कि वो हर चीज बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपनी बीवी की इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसके अलावा वो हियोन से ये भी कहता है कि अपनी फैमिली की बेहतरी के लिए उसे जो भी करना पड़ा वो करेगा। ये सब बातें सुनने के बाद हियोन बहुत इम्प्रेस होती है और उसकी थिंकिंग अपनी फैमिली के बारे में चेंज होना शुरू हो जाती है। रात को जब वो घर आते हैं तो हारू हियोन के पास सो जाता है। हियोन जो सारी उम्र अकेली रही थी, बच्चों को देख के वो भी खुशी महसूस करती है। हियोन को ये सब कुछ अच्छा लगने लगता है। अगली सुबह उसकी बेटी उससे पॉकेट मनी के नाम पे कुछ पैसे मांगती है। हियोन फौरन राजी हो जाती है, लेकिन उससे पहले वो उसे घर के कामों में अपना हाथ बटाने को कहती है। ये सुन के वो गुस्से में आ जाती है, लेकिन उसको पैसों की जरूरत थी, इसलिए वो आखिरकार काम करने को मान जाती है। उसे काम करता देख के हियोन बहुत खुश हो जाती है और उसे अच्छी खासी रकम पॉकेट मनी के नाम पर दे देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हैन्यूल अपने बॉयफ्रेंड कियोंग से मिलने के लिए उसके घर जाती है। कियोंग के माँ बाप कहीं घर से बाहर गए हुए थे और वो घर में अकेला था, इसलिए वो इस मौके से फायदा उठाकर उसके पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे इस बात की इजाजत नहीं देती। उसके साथ ही उसे ये भी पता चल जाता है कि कियोंग का दोस्त उनकी रिकॉर्डिंग कर रहा है। ये देखकर वो घबरा कर बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन कियोंग उसे बदतमीजी करता है। अगले सीन में हैन्यूल अपने घर में दाखिल होती है और सीधा अपने कमरे में चली जाती है। हियोन अपनी बेटी की हालत देख के हैरान रह जाती है और जब वो उसके कमरे में जाती है तो उसे उसके चेहरे पर निशान दिखते हैं। अब हैन्यूल उसे सब कुछ सच बता देती है। ये सब सुन के हियोन दिल ही दिल में बहुत परेशान हो जाती है, लेकिन वो फिर भी उसे तसल्ली देती है। अगले सीन में हियोन हैन्यूल के साथ प्रिंसिपल के ऑफिस में जाती है, जहाँ कियोंग भी अपने वकील के साथ आया होता है। अब हियोन अपनी वकालत को इस्तेमाल करते हुए बताती है कि कियोंग को एक बहुत बड़ी सजा भी हो सकती है, लेकिन इस मौके पर कियोंग का वकील वही हरबे इस्तेमाल करता है जो कभी हियोन अपने जमाने में इस्तेमाल किया करती थी। उन्हें कहता है कि वो इस मामले को जाने दें। अब हियोन जब ये बातें सुनती है तो उसका दिल भर आता है। अब वो वॉशरूम में जाती है और उसे याद आता है कि अपनी पहली जिंदगी में वो भी इस किस्म के केसेस लड़ा करती थी, और फिर उसे याद आता है कि कियोंग ही था जिसका केस उसने पहले लड़ा था और उसे मुजरिम होने के बावजूद बचा लिया था। इसी दौरान हैन्यूल भी वहाँ आ जाती है। अब वो अपनी माँ को इस केस को विड्रॉ करने का कहती है, क्योंकि उसे लगता था कि उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं कि वो इस केस को लड़ सके। अब हियोन अपनी बेटी का हाथ पकड़ती है और प्रिंसिपल ऑफिस में वापस आती है। यहाँ कियोंग का वकील उसे वो ऑफर दोबारा याद दिलाता है और कहता है कि बगैर सबूत के तुम कियोंग का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, और उसके बाद वो ये भी कहता है कि वो जल्द ही मुल्क से बाहर चला जाएगा। लेकिन तभी हियोन अपना मोबाइल फोन निकालती है और उसे दिखाती है कि उसमें हर चीज रिकॉर्ड हो रही थी। सब चीजों की उसने रिकॉर्डिंग कर
ली थी। वो कहती है कि वो इस रिकॉर्डिंग को कोर्ट ले जाएगी और कियोंग के साथ साथ उसकी बुरी जिंदगी भी तबाह कर देगी। कियोंग ये सुनकर गुस्से में आ जाता है और गुस्से में ही उस पर हमला कर देता है, लेकिन वो आसानी से उसे नीचे गिरा देती है और उससे माफी मांगने पर मजबूर करती है। इसी दौरान हेनुल अपनी माँ को अपने लिए लड़ते हुए देखकर बहुत प्राउड फील करती है। उसके बाद यियोन आम औरतों की तरह अपने घर में ज्यादा टाइम गुजारना शुरू कर देती है और अपने बच्चों के साथ अपनी लाइफ एंजॉय करती है। लेकिन फिर एक दिन मिस्टर किम दोबारा नमूदार होता है और उसे बताता है कि वो एक हफ्ते में फिर से मरने वाली है, क्योंकि उसके लिए दोबारा उसकी बॉडी का इंतजाम कर दिया गया है। यियोन ये सुनकर कहती है कि वो इसी हालत में जिंदा रहना चाहती है, लेकिन किम उसके सामने अपनी मजबूरी का इजहार करता है। अगले दिन हैरू जब अपनी माँ के साथ घर आ रहा था तो बेहोश होकर गिर जाता है। उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ मुख्तलिफ टेस्ट के बाद डॉक्टर उसे बताते हैं कि वो एक खास किस्म की बीमारी का शिकार है, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता उसकी आईसाइट खत्म हो रही है। ये सुन के यियोन को याद आता है कि उसकी माँ भी इस बीमारी का शिकार थी और शायद ये सब कुछ हैरू ने उसी से इनहेरिट किया है। अगले दिन जब संगहुआन और यियोन ऑपरेशन थिएटर के बाहर अपने बेटे के ऑपरेशन का वेट कर रहे थे तो मिस्टर किम अचानक वहाँ आ जाते हैं और वो यियोन को बाहर बुलाते हैं और उसे कहते हैं कि उसकी मौत का दिन आ चुका है और कुछ देर बाद वो कार एक्सीडेंट में मारी जाएगी। उसके बाद मिस्टर किम उसे गाड़ी में बैठने का कहते हैं, जिसपे वो मिस्टर किम से दरख्वास्त करती है कि वो आखिरी दफा अपनी फैमिली से मिलना चाहती है। मिस्टर किम शुरू में तो नहीं मानते, लेकिन उसके बहुत ज्यादा इंसिस्ट करने पर वो आखिरकार मान जाते हैं। अब यियोन भागते हॉस्पिटल में जाती है, जहाँ सबसे पहले उसे हैन्यूल मिलती है, जिसपे वो उसे गले लगा लेती है और उसे कहती है कि वो अपने तमाम ख्वाबों को पूरा करने की कोशिश करे। उसके बाद वो हारू के कमरे में जाती है और उसे बताती है कि वो कुछ काम के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए आउट ऑफ सिटी जा रही है। ये सुन के हारू बहुत ज्यादा जज्बाती हो जाता है और उसे कहता है कि वो कोशिश करे कि जल्दी वापस आए, लेकिन यियोन इस बात का कोई भी जवाब नहीं देती और दुखी दिल के साथ बाहर चली जाती है। बाहर आके वो संगहुआन से मिलती है और उसे बच्चों का ख्याल रखने का कहकर बाहर चली जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ यियोन काफी टाइम से कोमा में रहने के बाद उठती है और वो फौरन उस हॉस्पिटल में जाती है जहाँ हैरू दाखिल था, लेकिन वो उसे वहाँ नहीं मिलता। उसके बाद वो स्कूल में और अपार्टमेंट में भी ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उसे वहाँ पे भी कोई नहीं मिलता। आखिरकार 1 महीने का टाइम गुजर जाता है। अब यियोन ये डिसाइड करती है कि उसे मूव कर लेना चाहिए। मूव करने के लिए वो अपना सामान पैक करना शुरू कर देती है। सामान पैक करते हुए उसकी नजर एक फोटो पे पड़ती है, जो कि उसकी माँ की थी और ये फोटो एक तरफ से फोल्ड हुई थी और ये फोटो काफी पुरानी थी। वो उस फोटो को सीधा करती है तो उसे उस फोटो में अपनी माँ के साथ अपने बाप भी दिखाई देते हैं। अपनी माँ की मौत के बाद ये पहली दफा था कि वो अपने बाप की फोटो को देख रही थी और वो ये देख के हैरान रह जाती है कि उसके बाप की फोटो बिल्कुल मिस्टर किम से मिलती जुलती थी। उसके बाद यियोन न्यूजीलैंड जाने का सोचती है। ये वही जगह थी जहाँ उसका बाप मरा था, लेकिन जब वो न्यूजीलैंड जाने वाले प्लेन में सवार होती है तो वहाँ उसे संगहुआन, हैरू और हान्युल नजर आते हैं। वो उन्हें देख के जज्बाती हो जाती है, लेकिन वो फैसला करती है कि वो उन्हें अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में नहीं बताएगी। फिर वो हैरू से पूछती है कि वो न्यूजीलैंड क्यों जा रहे हैं, तो वो बताते हैं कि 1 माह पहले उनकी माँ मर गई थी और अब वो तीनों उसकी याद में न्यूजीलैंड जा रहे थे। इस मूवी के लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि यियोन अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ एक नई जिंदगी गुजारने के लिए पुरअज़म है। इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।